A very good evening to one and all. Hope you all are doing good. So today we are going to start with the new subject, that is Indian Partnership Act 1932. So what do you mean by the term partnership? अब पार्टनरशिप सबको पता है क्या है? ये एक तरह की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है. पार्टनरशिप इट इज एन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे दो या दो से ज्यादा लोग इकट्ठे होके कोई बिजनेस कैरी करते हैं. दैट इज अ पार्टनरशिप. इज इट क्लियर? तो ये एक इम्प्रूवमेंट आप कह सकते हो कि जो सोल ट्रेड बिजनेसेस होते हैं, जो आप अकेले बिजनेस कैरी कर रहे हो, उसके कंपैरेटिवली देखें तो पार्टनरशिप बिजनेस वो इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं ओवर दी सोल ट्रेड बिजनेस. वहां पे क्या है और किस चीज में इम्प्रूवमेंट है? देखो, इन एवरीथिंग यू कैन से. अगर आप है कि आपकी हेल्प भी हो रही है इफ यू आर कैरिंग अ बिजनेस इन पार्टनरशिप. रिसोर्सेज का है, स्किल्स का है, एफर्ट्स का है. ठीक है, एक अकेला बंदा कैरी कर रहा है और दूसरी तरफ है कि दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर काम कर रहे हैं. तो दैट इज अ बेस्ट थिंग, दैट इज पार्टनरशिप. इज इट क्लियर? सो दिस इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप. अब ये जो लॉ है पार्टनरशिप का, ये पहले आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में था. इज इट क्लियर? ये जो पार्टनरशिप का जो पार्ट है, इट वाज कंटेन्ड इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. देयर वाज चैप्टर 11 ऑफ दैट लॉ. चैप्टर 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में पार्टनरशिप को वहां पे दिया गया था. बट इन 1932 उन्हें लेजिस्लेशन को लगा है कि एक सेपरेट लॉ होना चाहिए पार्टनरशिप का. सो दे हैव मेड अ सेपरेट लॉ, दैट इज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1930. क्लियर? तब यहाँ पे जो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप में क्या होता है कि बहुत सारे लोग, टू और मोर देन टू पर्संस, दे पूल देयर रिसोर्सेज, दे पूल देयर एफर्ट्स एंड दे कैन स्टार्ट अ मच लार्जर बिजनेस देन वन पर्सन. इज इट क्लियर? एक पर्सन से ज्यादा अच्छा बिजनेस दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर कैरी कर सकते हैं, अपने रिसोर्सेज को पुल करते हैं वो. तो दैट इज वाई. इज इट क्लियर? अगर कोई लॉस भी हो रहा है, सपोज पार्टनरशिप बिजनेस में लॉस भी हो रहा है, तो वहां पे बर्डन भी लॉस का डिवाइड हो जाता है लोगों के बीच में. जो लोग बिजनेस कैरी कर रहे हैं, पार्टनरशिप का बिजनेस कैरी कर रहे हैं, उनमें वो आपका जो बर्डन है वो डिवाइड हो जाता है. सो अगर कोई भी लोग दो या दो से ज्यादा लोग मिलके कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप क्रिएट कर दिया उन्होंने. अगर आप सेक्शन 11 देखोगे कंपनीज एक्ट का 2013, सेक्शन 11 देखोगे, वहां पे भी लिमिट इम्पोज कर दी है मैक्सिमम इसमें कि कितने लोग, मैक्सिमम नंबर क्या है लोगों का जो पार्टनरशिप कैरी कर सकते हैं. अगर वो बैंकिंग बिजनेस है, अगर आपका बैंकिंग बिजनेस है, तो वहां पे मैक्सिमम 10 पर्सन होने चाहिए. अगर कोई और बिजनेस है अदर देन बैंकिंग, देन देयर कैन बी मैक्सिमम 20 पार्टनर्स. इज इट क्लियर? तो ये इन्होंने नंबर फिक्स कर दिया है. अब जो ये हम इंडियन, ये तो जस्ट एक मीनिंग था पार्टनरशिप का. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. सबसे पहले इसका सेक्शन 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सेक्शन 4 इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. सेक्शन 4 को आप देखोगे, सेक्शन 4 क्या बता रहे हैं? पार्टनरशिप फॉर्म की डेफिनेशन बता रहे हैं. सी, पार्टनरशिप, डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनर, फर्म, फर्म नेम. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम. जुडिशरी के एग्जाम से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. देन वी आर गोइंग टू डिस्कस सेक्शन 6 जो इंपॉर्टेंट है. वहां पे आपको सेक्शन 6 में क्या बताया गया है कि पार्टनरशिप को किस तरह से डिटरमाइन करना है. व्हाट इज द टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप? Test of partnership, particularly sharing of partnership as a test. Is it clear? Particularly sharing of the profits. फिर उसके बाद आता है आपका सेक्शन 19. सेक्शन 19 में क्या है कि जो पार्टनर है, अथॉरिटी है पार्टनर की एज एन एजेंट ऑफ द फर्म एम्प्लॉय, कि पार्टनर के पास कुछ एम्प्लॉयड अथॉरिटी भी होती है, तो वो क्या है. देन सेक्शन 28, डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट. सेक्शन 30 में क्या पढ़ेंगे कि माइनर की क्या पोजीशन है. देखो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में आपने पढ़ा था कि अगर आप कोई भी एग्रीमेंट कर रहे हो माइनर के साथ, दैट इज वॉइड एब इनिशियो. लेकिन यहाँ पे हम क्या डिस्कस करेंगे अंडर सेक्शन 30 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पोजीशन ऑफ अ माइनर इन अ फर्म, उसकी राइट्स क्या है, उसकी ऑब्लिगेशन. Then from section 39 to 55 की फर्म अगर डिसॉल्व करनी है, what are the modes and methods of dissolving the partnership firm.
और सेक्शन 44 39 से लेके 55 तक है। सेक्शन 44 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग दी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। Then we are going to study about the distribution of assets of dissolved firm. Distribution of कि अगर जब फर्म आपकी डिसॉल्व होगी उसके जो एसेट्स है वो किस तरह से डिसॉल्व होंगे, व्हाट विल बी द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फर्म। नेक्स्ट है आपका कि अगर फर्म को रजिस्टर करवाना है और नॉन रजिस्ट्रेशन के इफेक्ट क्या होगा। इज इट क्लियर? रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म, और अगर आपने पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर नहीं करवाया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, दैट इज फ्रॉम सेक्शन 56 टू 71। और 69 पर्टिकुलरली, सेक्शन 69 है पर्टिकुलरली दैट टॉक्स अबाउट द इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा कि फर्म की रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, बट इनफैक्ट वो बोल दिया, मेंशन कर दिया सेक्शन 69 में कि रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ोगे तो उससे हमें यह है कि हमें फर्म को रजिस्टर करवाना ही पड़ेगा। क्लियर? सो ये जो लॉ है ये कुछ है टॉपिक्स जो हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे, अदरवाइज वी आर गोइंग टू स्टडी ईच एंड एवरी सेक्शन। नाउ पार्टनरशिप है जो आपका लॉ रिलेटिंग टू पार्टनरशिप है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट लॉ है। इट इज उसके सीक्वेंसेस भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, क्योंकि ये जो बेसिक लॉ है पार्टनरशिप का, वहां पे पार्टनर की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। पार्टनर इज लायबल टू अनलिमिटेड एक्सटेंट, नॉट ओनली द लायबिलिटी, सिर्फ लायबिलिटी लिमिटेड नहीं है, पर्सनल भी है, जॉइंट भी है, वाइकेरियस भी है। ठीक है, अगर आपने मेरे टॉट्स के लेक्चर्स अटेंड किए हैं उसमें हम डिस्कस कर रहे थे वाइकेरियस लायबिलिटी, तो वहां पे भी मैंने आपको बताया था कि जो पार्टनर्स हैं दे आर लायबल टू वन अनदर। बेसिकली तो यहाँ पे आपकी जो पार्टनर की लायबिलिटी है वो लिमिटेड ही नहीं है, पर्सनल भी है, जॉइंट भी है, वाइकेरियस भी है। तो जो ये पार्टनरशिप का जो फ्रेज है पार्टनरशिप, ये बहुत कॉमनली यूज हो रहा है, और नॉट ओनली इन बिजनेस बट ऑल्सो इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में कैसे यूज हो रहा है, आपका लाइफ पार्टनर है, देन रूम पार्टनर है, लेकिन यहाँ जो हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, यहाँ पे सिर्फ हम बिजनेस से रिलेटेड पार्टनर की ही बात करेंगे। इज इट क्लियर? सो ये जो लॉ है आपका पार्टनरशिप का जो लॉ है, it came into force on first day of October 1932, फर्स्ट डे ऑफ अक्टूबर 1932। लेकिन जो सेक्शन 69 है दैट टॉक्स अबाउट इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, दैट केम इनटू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अक्टूबर 1933, एग्जैक्टली आफ्टर एन ईयर। इज इट क्लियर? पहले पूरा का पूरा लॉ कब आया, फर्स्ट डे ऑफ अक्टूबर 1932, एक्सेप्ट 69 जो कब फोर्स हुआ, इनफोर्स हो रखा था फर्स्ट डे ऑफ अक्टूबर 1933 में इनफोर्स। इज इट क्लियर? तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इस पार्टनरशिप का मोटिव क्या है। पार्टनरशिप का मोटिव यही है कि यहाँ पे कैपिटल रिक्वायरमेंट एक के ऊपर बर्डन नहीं पड़ रहा है, जो रिस्क है वो भी सब में शेयर होता है, मैनेजमेंट भी प्रॉपर हो जाती है। इज इट क्लियर? बिजनेस की। सो पार्टनरशिप जो ये जो पार्टनरशिप स्टार्ट हुआ था कब से, जब से रोमन लॉ आया था, जब से आपका रोमन लॉ आया था। सो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है पार्टनरशिप का, इज दैट लायबिलिटी ऑफ पार्टनर हैज बीन अनलिमिटेड, vicarious, personal, joint, so action of one is the action of। अगर अब आप लीगल हम डेफिनेशन देखें, व्हाट इज द लीगल डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, व्हाट इज द लीगल डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप को डेराइव किया गया है एक फ्रेज से, वो फ्रेज क्या है, टू पार्ट, दैट फ्रेज इज टू पार्ट, दैट इज टू पार्ट मींस टू शेयर। इज इट क्लियर? जो पार्टनरशिप है आपका फ्रेज, वो एक फ्रेज से डेराइव किया गया है, एंड दैट फ्रेज इज टू पार्ट। टू पार्ट मींस टू शेयर, इट मीन्स टू शेयर। तो अगर हम इंडियन देखें, एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, जो पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट है वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, चैप्टर 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में था, और वहां पे सेक्शन 239 से स्टार्ट हो रहा था। लेकिन अब जो सेक्शन ये डेफिनेशन है 239 की, ये ओरिजिनली ड्राफ्ट की गई थी एज अ फंक्शनल डेफिनेशन। इट वाज ओरिजिनली ड्राफ्टेड एज अ फंक्शनल डेफिनेशन, जिसमें डिस्क्राइब किया गया था कि किस तरह से पार्टनरशिप क्रिएट हो रही है, हाउ पार्टनरशिप इज क्रिएटेड। सो पार्टनरशिप क्रिएट हो रही है बाय द पर्संस जिन्होंने अपने मनी, लेबर, स्किल कंबाइन किए हैं। इज क्रिएटेड बाय द पर्संस जिन्होंने अपने मनी, लेबर, स्किल को कंबाइन किया है
फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेसेस, और प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, लॉस शेयर कर रहे हैं उस बिजनेस का, ठीक है। सिर्फ प्रॉफिट से आपका मोटिव यही नहीं कि सिर्फ प्रॉफिट शेयर कर रहे हो, इवन यू आर शेयरिंग द लॉसेस आल्सो। तो अब ये जो डेफिनेशन थी पार्टनरशिप की, ये क्रिटिसाइज की गई थी प्रीवी काउंसिल ने। प्रीवी काउंसिल ने इस डेफिनेशन को क्रिटिसाइज किया था पूले वर्सेस ड्राइवर ने, पूले वर्सेस ड्राइवर। इज इट क्लियर? तो अब इसको, ये जो डेफिनेशन थी, ये इसका डबल डिफेक्टिव थी। ये किस तरह से डिफेक्टिव थी? दो डिफेक्ट थे इसमें। पहला डिफेक्ट क्या था कि ये क्या कंटेन कर रहे हैं? थिंग्स विच आर नॉट रिक्वायर्ड। दिस डेफिनेशन हैज टू डिफेक्ट्स। फर्स्ट इज, वो डेफिनेशन में क्या है, जो उसमें नॉट रिक्वायर्ड और नेसेसरी वो चीजें भी मेंशन की गई हैं जो आपको रिक्वायर्ड नहीं है या जरूरी नहीं है टू कॉन्स्टिट्यूट पार्टनरशिप। सेकेंड डेफिनेशन क्या है? ये वो थिंग्स को ओमिट कर रहा है, वो थिंग्स इंक्लूड नहीं है जो बहुत ज्यादा जरूरी थी। इज इट क्लियर? जो विच आर इसेंशियल एंड विच आर नॉट इसेंशियल इन पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप का रिलेशन कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए मनी लेबर के लिए इसेंशियल नहीं है। मनी लेबर स्किल इट इज नॉट इसेंशियल। पर्सन पार्टनर बन सकता है अगर उसने अपनी कॉन्ट्रीब्यूटरी नहीं भी किया है। इसलिए मैंने आपको क्या बताया डेफिनेशन में कि वो पार्टनर्स जो अपने मनी लेबर स्किल कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, दे आर द पार्टनर्स, बट दैट इज नॉट इसेंशियल। पर्सन ही मे बिकम पार्टनर, he may become partner though he has not contributed money labor skill, अगर दूसरों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया एज अ पार्टनर। सपोज वी आर पार्टनर्स, ठीक है, आप और हम पार्टनर हैं। तो उसमें क्या, एक पर्सन आया हमारे पास कि ना तो मेरे पास पैसा है, ना मैं लेबर है मेरे पास, ना ही मेरे पास अपनी स्किल्स हैं, तो फिर भी हमने उसको एज अ पार्टनर एडमिट कर लिया, ही कैन बिकम अ पार्टनर। सो मनी लेबर स्किल इज नॉट इसेंशियल फॉर पार्टनरशिप, जो वहां पे मेंशन की गई है। इज इट क्लियर? सेकेंड क्या है आपका? शेयरिंग ऑफ लॉसेस इज नॉट अ इसेंशियल कंडीशन। मैंने आपको क्या बोला था कि प्रॉफिट्स और लॉसेस दोनों शेयर कर रहे हो, लेकिन शेयरिंग ऑफ लॉसेस भी इसेंशियल कंडीशन नहीं है पार्टनरशिप के लिए। क्योंकि जो हमारा मोटिव क्या होता है पार्टनरशिप को, देखो जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं हमारा मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट। तो यही है कि मोटिव क्या है पार्टनरशिप का? इज टू शेयर दी प्रॉफिट। इवन ये आपके सेक्शन में भी लिखा हुआ है, तो जब हम सेक्शंस पे आएंगे तब आपको मैं ये रीड बताऊंगी। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, पार्टनरशिप का मोटिव क्या है? इज टू शेयर द प्रॉफिट्स। नेक्स्ट थिंग इज दैट अ पर्सन इज लायबल फॉर अदर पार्टनर्स एक्ट। ठीक है, पर्सन, एक पर्सन है दूसरे पार्टनर के एक्ट के लिए लायबल होते हैं, क्योंकि बिजनेस है वो एवरी पर्सन जो इन्वॉल्व है उन सबके लिए किया जाता है। सो जो कि डेफिनेशन में मेंशन नहीं है कि वन पार्टनर इज लायबल फॉर द अदर पार्टनर। तो इस वजह से सेक्शन 239, जो सेक्शन 239 था वो रिपील हो गया है। सेक्शन 239 रिपील हो गया है और उन्होंने ट्राई किया है टू डिफाइन द पार्टनरशिप इन सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1930। ठीक है, जो हमारा सेक्शन 239 था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को, वो रिपील करके सेक्शन 4 में पार्टनरशिप को डिफाइन करने गए, इन्होंने डिफाइन किया है। और उस डेफिनेशन में मनी लेबर स्किल का कोई भी मेंशन नहीं है, ना ही किसी लॉस का वहां पे मेंशन। इज इट क्लियर? तो अब यहाँ पे क्या है, बेसिक फीचर्स क्या आ जाते हैं अगर हम सेक्शन 4 को एनालाइज करें? व्हाट आर द बेसिक फीचर्स ऑफ द पार्टनरशिप? पार्टनरशिप एक फ्रेज है जो कि पार्टनर्स के रिलेशन का बताता है। ठीक है, ये दो पर्सन है, ये दो पार्टनर है, रिलेशन बता रहे पर्सन के बीच में, पार्टीज के बीच में। तो पार्टनरशिप ये ना ही तो इंडिविजुअल है, पार्टनरशिप डजंट एग्जिस्ट इन फिजिकल सेंस। फिजिकल सेंस में पार्टनरशिप एग्जिस्ट नहीं करती, ये टेंजिबल नहीं है, ये जस्ट एक रिलेशन है। तो अगर हम सेक्शन 4 को एनालाइज करेंगे तो उसमें से हमारे पास इसेंशियल कंडीशंस कौन कौन सी आती है? लेट अस सी। फर्स्ट क्या है? पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है। पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशनशिप है। सी, पार्टनर इज द रिलेशन, पार्टनरशिप इज द रिलेशन। ठीक है, तो ये क्या आ गया? पार्टनरशिप एक रिलेशन है, रिलेशनशिप है। सो ये रिलेशनशिप कॉन्ट्रैक्चुअल है, जब आप एग्री कर रहे हो तभी पार्टनर्स बन रहे हो, अदरवाइज नहीं। So relationship must arise out of the agreement between the parties. Relationship must arise out of the agreement. So relationship ये contractual है, ठीक है। दो दे हैव दी अदर और भी कंडीशंस है इसकी पार्टनरशिप की, देन आल्सो इट इज नॉट अ पार्टनर। अब अगर सपोज यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि अगर
पार्टनरशिप है वो उसमें एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन और जो कंडीशंस है वो एग्जिस्ट कर रही है, देन ऑल्सो इट इज नॉट अ पार्टनरशिप। क्योंकि जो पार्टनरशिप के लिए एग्रीमेंट होना जरूरी है, उसके रिलेशनशिप के लिए एग्रीमेंट होना जरूरी है। अगर एग्रीमेंट नहीं है, बाकी सब कंडीशन फॉलो हो रही है, देन ऑल्सो इट इज नॉट अ पार्टनरशिप। अब माइनर है, माइनर ही कैन बी अ पार्टनर बट ही कैन नॉट बी अ रेगुलर पार्टनर। तो अब जो एक्टिविटी है आपकी, एक्टिविटी ऑफ रिलेशन मस्ट बी टू कैरी दी बिजनेस। क्लियर? तो पहला क्या, एग्रीमेंट होना चाहिए। दूसरी एसेंशियल कंडीशन क्या आ गई है, मस्ट बी टू कैरी दी बिजनेस, कैरी ऑन बिजनेस। अब बिजनेस क्या है, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। सो टेस्ट इज व्हाट इज एक्सेप्टेड एज बिजनेस इन ऑर्डिनरी सेंस। अभी आप देखो ये बिजनेस है या नहीं है, तो जो ऑर्डिनरी सेंस में बिजनेस एक्सेप्ट किया गया है दैट इज अ। थर्ड इसेंशियल क्या है आपका, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। अब इसमें क्या है आपका मोटिव क्या है, थर्ड इसेंशियल क्या है, मोटिव आपका टू शेयर द प्रॉफिट्स। मोटिव ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म इज टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। अगर वो शेयर प्रॉफिट शेयर नहीं कर रहे हैं तो वो बिजनेस नहीं। प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट्स क्या होता है, प्रॉफिट एक सरप्लस है। प्रॉफिट इज द सरप्लस आफ्टर डिडक्टिंग इनिशियल एक्सपेंसेस एंड इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट एक सरप्लस है जो कि डिडक्ट कर रहे हैं आपके इनिशियल एक्सपेंसेस एंड इन्वेस्टमेंट। सो प्रॉफिट मस्ट बी नेट एंड नॉट द ग्रॉस। नेट प्रॉफिट होना चाहिए। सो रेट ऑफ प्रॉफिट है वो जरूरी नहीं है कि ये इक्वल होगा और या जो पार्टीज ने डिसाइड किया है। सो शेयरिंग ऑफ लॉसेस है वो यहाँ पे सेक्शन 4 में मेंशन नहीं है, सिर्फ आपको क्या मेंशन है, शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट। फोर्थ इसेंशियल क्या है, म्यूचुअल एजेंसी। मीन्स कि जो बिजनेस है मस्ट बी कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। therefore जो बिजनेस है मस्ट बी रिप्रेजेंटेटिव इन करेक्टर। बिजनेस मस्ट बी रिप्रेजेंटेटिव इन करेक्टर। सो ये एक बेसिस है लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर की। ठीक है, सो वहां पे क्या है, म्यूचुअल रिलेशन होना चाहिए बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। जैसे कि म्यूचुअल रिलेशन होता है प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में, तो पार्टनर है ही ऑल्सो बिकम्स द एजेंट ऑफ अदर पार्टनर। Partner becomes the agent of other partners and principal for the action done by other on his behalf। ये मैंने आपको टॉर्च के लेक्चर में भी बताया था कि जब एक जो पार्टनर है, each and every partner is principal for the other and agent for the other। Is it clear? So अब ये आपके four essentials थे। So look at the definition of section 4। देखिए, partnership is the relation between the persons। तो रिलेशनशिप आ गया, हु हैव अग्रीड। सेकंड आपको एसेंशियल क्या आ गया, जिन्होंने एग्री किया है। थर्ड आ गया टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। और फोर्थ आ गया कैरीड ऑन ऑल बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो ये आपको हमने एनालाइज की है डेफिनेशन, और इसमें आपके फोर इसेंशियल्स आ गए। क्लियर? तो अब फर्स्ट जो इसेंशियल है एग्रीमेंट का, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो पार्टनरशिप है वो एग्रीमेंट से राइज हो रही है। दो या दो से ज्यादा पर्सन हाँ उसमें के लिए आपके पास होने चाहिए, तभी आप पार्टनरशिप क्रिएट कर सकते हो, अदरवाइज आप पार्टनरशिप नहीं क्रिएट कर सकते। इज इट क्लियर? नेक्स्ट अब आपका है कि जो कमेंस पार्टनरशिप कमेंस कब से होती है, जो पार्टनरशिप रिलेशन है वो कब से स्टार्ट कब से होता है। जब आपने एग्रीमेंट किया है तब से स्टार्ट होगा ये रिलेशनशिप, या फिर जब से आप बिजनेस स्टार्ट किया तब से स्टार्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल ABC तीन पार्टनर्स हैं, उन्होंने 7 जुलाई को एग्री किया था कि वो बिजनेस कैरी करेंगे। प्लीज बी केयरफुल। ABC they are the three partners on 7th July they have agreed to carry on the business। ठीक है, 7 जुलाई को एग्री किया कि वो बिजनेस कब से स्टार्ट करेंगे। दे आर गोइंग टू स्टार्ट द बिजनेस फ्रॉम 15th जुलाई। Is it clear? They are going to start from the 15th July। तो अब यहाँ भी क्या है, आपका जो पार्टनरशिप रिलेशन है कब से स्टार्ट होगा, 15th जुलाई से। Is it clear? चाहे उनका एग्रीमेंट उन्होंने पहले किया है 7th जुलाई को किया है, लेकिन पार्टनर्स को कब से, पार्टनर्स का रिलेशन है वो कब से स्टार्ट होगा, जब से वो बिजनेस कैरी करेंगे। मींस 15th जुलाई से ही वो पार्टनर्स का रिलेशन बने। इज इट क्लियर?
तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स ओरली भी एंटर होती हैं, जरूरी नहीं है कि वहां पे आपके रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट्स ही होते हैं। सो नाउ व्हाट इज द प्रूफ एंड टेस्टिंग वेदर ग्रुप ऑफ पर्संस आर पार्टनर और, क्या आपका कोई ऐसा कौन सा टेस्ट है जहाँ पे ग्रुप ऑफ पर्संस दे आर पार्टनर्स और नॉट, इफ इट इज नॉट अ ओरल ट्रांजेक्शन, इफ इट इज अ ओरल ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो वहां पे क्या, किस तरह से प्रूव करोगे पार्टनर हो आप। अब ये जो प्रॉब्लम थी, ये दो सिचुएशन में आपकी अराइज हुई है। पर्सन जो क्लेम कर रहे हैं पार्टनर्स एंड अदर्स आर डिनाइंग हिम टू बी अ पार्टनर। पर्सन कहाँ पे अराइज हो रही है, जहाँ पे एक पर्सन क्लेम कर रहा है कि मैं पार्टनर हूँ, लेकिन दूसरे डिनाई कर रहे हैं कि ये पार्टनर ही नहीं है। सपोज ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं। नाउ ए तो ये क्लेम कर रहा है कि मैं पार्टनर हूँ, लेकिन बी और सी कह रहे हैं ये तो पार्टनर ही नहीं है हमारा, ठीक है। तो वहां पे ये प्रॉब्लम एराइज हुई थी। तो देयर वाज अ केस लॉ रिगार्डिंग दिस, और वो केस लॉ कहाँ है, ग्रेस वर्सेस स्मिथ, ग्रेस वर्सेस स्मिथ। यहाँ पे ए बी सी डी फोर फ्रेंड्स थे, चार फ्रेंड्स थे, उन्होंने अग्री किया था कि वो एक पार्टनरशिप फर्म कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पे डी ने 50% कैपिटल प्रोवाइड किया था, डी ने 50% कैपिटल प्रोवाइड किया था। तो यहाँ पे रिमेनिंग 50% जो था वो ए बी सी ने प्रोवाइड किया था, तीनों ने मिलकर। ना उन्होंने ये भी कहा था एग्रीमेंट में कि जो डी है वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। सो इट मीन्स कि ही इज अ स्लीपिंग पार्टनर, और यू कैन से ही इज अ डोमिनेंट पार्टनर। सो यहाँ पे ये अंडरस्टैंडिंग थी एबीसीडी के बीच में, और उन्होंने ये भी एग्री किया था कि जो डी को रेगुलर पार्टनर, क्योंकि वो स्लीपिंग पार्टनर मैंने बोला है वैसे, तो उन्होंने एग्री किया था यहाँ पे कि जो आइडेंटिटी है डी की एज अ पार्टनर, उसको वो डिस्क्लोज नहीं करेंगे। सो डी ये यहाँ पे डॉर्मेंट और स्लीपिंग पार्टनर था। तो रॉ मटेरियल्स थे या और थिंग्स थी, वो जब परचेज की जाती थी मार्केट में ऑन दी क्रेडिट, ठीक है, जब वो क्रेडिट पे कुछ भी पार्टनरशिप फॉर्म के बिजनेस के लिए कोई भी मटेरियल खरीद रहे थे या कुछ भी थिंग्स खरीद रहे थे, तो वहां पे क्या एक बार पेमेंट नहीं की गई है। जब डी को पता लगा कि जब उन्हें पता लगा, जिनसे उन्होंने मार्केटिंग की थी कि जो रॉ मटेरियल था वो खरीदा था, जब उसे ये पता लगा कि डी भी एक पार्टनर है, सो उन्होंने क्या किया, सूट फाइल कर दिया अगेंस्ट ए बी सी डी कि इन्होंने हमारे से रॉ मटेरियल खरीदा था, लेकिन अभी तक इसकी पेमेंट नहीं आई है। अब यहाँ पे डी ने क्या प्लीड किया कि ये पार्टनर ही नहीं है। सो क्वेश्चन अराइजेस कि डी पार्टनर है या नहीं है। तो यहाँ पे क्या, ये अब आउटसाइडर्स को प्रूव करना पड़ेगा कि डी इज अ पार्टनर। इट हैज टू बी प्रूव्ड बाय द आउटसाइडर्स दैट डी इज नॉट अ, डी इज अ पार्टनर, ठीक है। आउटसाइडर्स प्रूफ, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि ये डी पार्टनर है, नहीं है सॉरी, तो आउटसाइडर्स को प्रूफ करना पड़ेगा कि डी पार्टनर है। तो सिर्फ एविडेंस क्या था फर्म के रिकॉर्ड्स पे कि जो पेमेंट्स है वो डी को की गई है, जो कुछ पेमेंट्स है वो डी को की गई है, वो भी बाय द वे ऑफ प्रॉफिट। सो कोर्ट ने एक सिंपल फॉर्मूला फॉर्मुलेट किया था, एक सिंपल प्रिंसिपल फॉर्मुलेट किया कि पर्सन पार्टनर है या नहीं है। उन्होंने क्या फॉर्मूला फॉर्मुलेट किया था कि जो पर्सन अगर प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, पर्सन अगर प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं देन ही इज अ पार्टनर। और दूसरी बात उन्होंने कहा, क्या कही है कि जो प्रॉफिट सिर्फ वही पर्सन शेयर करता है जो कि पार्टनर है एंड नॉट बाय स्ट्रेंजर। आप लोग पार्टनर हो, तीन चार लोग मिलकर बिजनेस कैरी करो, बाहर वाले को प्रॉफिट दे दोगे, नहीं दोगे। आप क्यों दोगे, आप कहोगे उतने प्रॉफिट हम आपस में डिवाइड करेंगे। तो कोर्ट ने ग्रेस वर्सेस स्मिथ में एक फॉर्मूला उन्होंने प्रिंसिपल फॉर्मुलेट कर दिया, और वो प्रिंसिपल क्या था कि अगर पर्सन प्रॉफिट शेयर कर रहा है तो वो पार्टनर है, और दूसरा उन्होंने कहा कि जो प्रॉफिट है वो वही पर्सन शेयर करेगा जो पार्टनर है, नॉट बाय द स्ट्रेंजर्स। इज इट क्लियर। सो ये जो टेस्ट था ये बहुत सारे केसेस में फेयर था, लेकिन कुछ केसेस में इस टेस्ट से बहुत इनजस्टिस भी कॉज हुआ था। इज इट क्लियर। सो अब यहाँ पे क्या था कि जो डिसीज्ड के डिपेंडेंट्स थे, जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, कि डिसीज्ड के और क्या इस केस में डिसाइड क्या हुआ था, और क्या हुआ था कि जो डिसीज्ड है के डिपेंडेंट्स हैं या फिर विडो है, उनको स्मॉल शेयर प्रॉफिट का दिया जा रहा है। सपोज ए इज अ पार्टनर, अब उसकी डेथ हो गई है, तो उसके अब जो उस पर डिपेंड थे, उसके बच्चे कह लो, ठीक है, डिसीज पे जो डिपेंड थे या फिर उसकी जो विडो है, उसको क्या दिया जा रहा था, स्मॉल शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया जाता था आउट ऑफ कंसर्न, दया के भाव से, कि चलो भैया ये बच्चे क्या करेंगे, इसकी वाइफ क्या करेगी, विडो क्या करेगी। तो क्या है, उन्होंने आपस की अंडरस्टैंडिंग से विडो या डिसीज के डिपेंडेंट्स को कुछ प्रॉफिट दे दिया। तो अब यहाँ पे
जो है बिकम देन बाय दिस टेस्ट, ठीक है, जो ग्रेस वर्सेस स्मिथ ने टेस्ट दिया था उसके अकॉर्डिंग क्या है कि